गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको वस्त्रोत्पादक रेशों के क्या गुण हैं इसके बारे में चर्चा कर रही हूँ। पिछले वीडियो भी में भी मैंने आपको बताया था कि जिससे हम वस्त्र बनाते हैं, जो हमारे पहनने के काबिल हो, उन वस्त्रों में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पर्याप्त लंबाई होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, नमी अवशोषक क्षमता होनी चाहिए, प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता होनी चाहिए। और आज की इस वीडियो में आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो पिछले वाली वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। आज मैं आपको जो रिमेनिंग बचा हुआ है कि जिनसे हम वस्त्र उपयोग में लेंगे, वह वस्त्र में कौन सा गुण होना चाहिए, उसमें क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, इसी संदर्भ में मैं अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है इसमें चमक, लस्टर। आप जानते हो और आपने अनुभव भी किया है, आप दैनिक उपयोग में भी लेते हो कि जो जिन वस्त्रों का या जिन बेडशीट्स का या जिन तकिया का कवर का अगर रंग खराब हो गया है, चमक नहीं है उसमें, तो वैसा वस्त्र हम धारण करना पसंद नहीं करते हैं। यद्यपि बहुत चमकदार वस्त्र भी हमारे किसी काम का नहीं होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो हमारा सिंथेटिक रेशे हैं, जैसे नायलॉन है, रेयोन है, पॉलिस्टर है, उसमें जो चमक होती है वह चमक हमारे किसी काम की नहीं होती है, आंखों को चुभने वाली होती है, जिसको पहनने के बाद ना हमें अच्छा लगता है और ना देखने वाले को अच्छा लगता है। तो वहाँ चमक करने को कम करने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, जैसे टिटेनियम ऑक्साइड डाला जाता है, बेरियम सल्फेट डालते हैं। आगे मैं बताऊंगी कि उनमें किन किन चीज़ों को डाल करके उसकी चमक को कम करते हैं। और जो प्राकृतिक रेशे हैं, जैसे आपका कॉटन है, लिनन है, सिल्क है, ऊन है, तो इसमें अगर वो चमक नहीं होगा इन वस्त्रों में, तब हम उन वस्त्रों को धारण करना पसंद नहीं करते हैं और उस पर जो हम लगाए जाने वाला खर्चा है, व्यय है, उसको भी हम काम में नहीं लेना चाहते हैं। तो एक क्वालिटी होना चाहिए कि जिन रेशों से बने हुए वस्त्र हैं उनमें चमक होनी चाहिए। अगर वो चमक उसमें नहीं रहेगा तो वैसे वस्त्र कुछ ही दिनों में बेकार हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं और काम में नहीं होते। और जब काम में हम नहीं लेते हैं तो उस पर जो व्यय किया गया पैसा है, जो खर्च हमने पैसा किया उसको खरीद करके लाने में, तो वो सब व्यर्थ हो जाता है। इवन हम घर का पर्दा, बेडशीट और जो ऐसी चीज़ें हैं दैनिक उपयोग में आने वाली, अगर उसकी चमक कम हो जाती है तो उसे हम धारण करना पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्मिटी। रेशे हर जगह से यूनिफॉर्म होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर मान लो रेशा कहीं से मोटा है और कहीं से रेशा पतला है, कहीं से रेशा मोटा है, कहीं से रेशा पतला है, तो उससे जो बने धागे होंगे तो धागे कहीं मोटे कहीं पतले होंगे और उनसे बने वस्त्रों में भी वही गुण होगा। जैसा कि आप जानती हो, जैसा माला होगा तो माला के लिए पहले फूल यूज में लेते हैं, तो जैसी फूल होगी वैसा माला होगा। तो जैसा आपका सूत या आपका रेशा होगा वैसा ही धागा बनेगा और उससे बने हुए वस्त्र भी उसी प्रकार के होंगे। तो रेशों में हर जगह से यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं तो रेशों का व्यास ज़्यादा है और कहीं कम है, कहीं से रेशा ज़्यादा मोटा है और कहीं से ज़्यादा पतला है। आप खुद देखती हो, जब आप स्वेटर बनाती हो और आप देखती हो कि अगर ऊनी का धागा अगर कहीं से मोटा और कहीं से पतला होता है, तो जब हम बुनाई करते हैं तो वो चीज़ें बुनाई में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। इसी प्रकार से अगर आप सिलाई करती हैं तो कहीं से अगर धागा मोटा हो जाता है, कहीं से पतला हो जाता है, तो सुई वहीं से टूट जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसा हमारा रेशा होगा वैसा ही हमारा धागा होगा। तो रेशे का यूनिफॉर्मिटी हर जगह से एक जैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। कहीं भी किसी भी स्तर पर ना तो ज़्यादा मोटा होना चाहिए और नहीं ज़्यादा पतला होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी आप समझ गई होंगी। इसके बाद आता है डेंसिटी, घनत्व। घनत्व क्या चीज़ है ये भी आप जानिए। घनत्व से मतलब होता है कि अगर वस्त्र आपका मोटा होगा, भारी होगा, तो आपका वस्त्र भी भारी होगा। तो आप ये देखो कि घनत्व जो है वो डिपेंड करता है हमारे किसके लिए, वस्त्र के गुणवत्ता को बनाए रखने में घनत्व का बहुत ज़्यादा महत्व है।
जिन रेशों का जितना अधिक घनत्व होगा उससे बने वस्त्र उतने ही अधिक भारी होंगे, और जो ज़्यादा भारी वस्त्र होंगे वो ज़्यादा गर्म भी होंगे। लेकिन ऑलवेज ऐसा सत्य नहीं है, ऑलवेज ऐसा ट्रूथ नहीं है। होता क्या है कि कुछ वस्त्र हल्के होते हैं, कम घनत्व वाले होते हैं, उसके बावजूद भी उसमें पर्याप्त मात्रा में गर्मी होती है। जैसे आप उत्कृष्ट श्रेणी के ऊन से जो परिधान बनाए जाते हैं, जो कोट बनाए जाते हैं या पुलोवर बनाए जाते हैं या शॉल बनाए जाते हैं, जैसे मान लो पश्मीना शॉल है आपका, मेरुन जाति के भेड़ के शरीर के बालों से जो ऊन प्राप्त होता है, वजन में बहुत हल्का होता है, घनत्व उसका कम होता है, इसके बावजूद भी उसका गर्माहट का कोई मुकाबला नहीं है। तो आप ऐसा मत समझना कि जिन रेशों का घनत्व ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा भारी होंगे वही ज़्यादा गर्म होंगे। कुछ रेशे कम घनत्व वाले होते हैं, उसके बावजूद भी वो गर्मी प्रदान करते हैं, गर्माहट प्रदान करते हैं। तो आपको समझ में आ गया घनत्व क्या चीज़ है। ओलिफिन के रेशे सभी रेशों से हल्के होते हैं और वो पानी में तैर जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई एग्जामिनेशन में ये आया कि कोई एक ऐसा रेशा का नाम बताएं जो पानी पर भी तैर जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा, ओलिफिन। ओलिफिन का रेशा पानी पर तैर जाता है, जिसका घनत्व काफी कम होता है। इसके बाद आता है अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता, एब्रेजन रेजिस्टेंस कैपेसिटी। अपघर्षण मतलब रगड़ना, है ना। जो वस्त्र निरंतर हम काम में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं, तो उपयोग में लेने के पश्चात कुछ दिनों के बाद वो वस्त्र कैसा हो जाता है, बताओ आप, गंदे हो जाते हैं। खास करके जो कॉफ वाला एरिया है, कॉलर वाला एरिया है, एक आंख वाली एरिया है, बाजू वाला एरिया है, वो एरिया ज़्यादा आप देखो गंदा होता है, और उस गंदगी को हमें रगड़ करके छुड़ाना पड़ता है, चाहे आप हाथ से रगड़ के छुड़ाते हो या ब्रश से छुड़ाते हो। तो जिन वस्त्रों का हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उन वस्त्रों में रगड़ सहन करने की भी क्षमता होनी चाहिए। अगर रगड़ सहन करने की क्षमता उसमें नहीं है, घर्षण सहन करने की क्षमता नहीं है, जिन रेशों में अगर घर्षण से वो रेशे खराब हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, या उनकी चमक चली जाती है, या उनका रंग निकल जाता है, तो उन रेशों से बने वस्त्र मार्केट में ज़्यादा चलन में नहीं होते हैं। लोग वैसे वस्त्र को खरीदना पसंद नहीं करते हैं। आप सब जानती हैं रेशमी वस्त्र बहुत सुंदर लोग होते हैं, अलौकिक होते हैं, काफ़ी ऐश्वर्यशाली होते हैं, उसको पहनने के बाद अलग लुक मिलता है, पर्सनैलिटी अलग हो जाती है, महंगे होते हैं, लेकिन उसमें अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता का अभाव होता है। इसके कारण रेशमी वस्त्र खरीद तो लेते हैं, लेकिन उसका मेंटेनेंस करना बहुत भारी पड़ता है, उसको बार बार ड्राई क्लीनिंग करानी पड़ती है। और आप जानते हो आज जो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, जो आपके वसा घोलक चीज़ें हैं, चाहे बेंजीन हो या कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो जिससे अपन गंदगी को साफ़ करते हैं, इतनी महंगी होती है कि अब एक साड़ी धुलाने जाओ तो 150 रुपया 200 रुपया लग जाता है, एक शॉल का 150-200 रुपया लग जाता है, एक कोट धुलाने जाओ तो 300 रुपया लग जाता है। वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि हम रेशमी वस्त्रों को कम से कम खरीदें, और अगर खरीदे भी हैं, हमारे पास है भी, तो कम से कम उसका उपयोग करें, क्योंकि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होता है। किसी भी कपड़े को, किसी भी रेशमी वस्त्र को कितना बार पहनोगे, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, इसके बाद तो आपको धोना ही पड़ता है। गंदगी हो ही जाती है, क्रीज उसका उतर ही जाता है। तो आप देखोगे कि जिस रेशों में अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता का अभाव होता है, वो रेशे मार्केट में चलन में नहीं होते हैं, वैसे वस्त्रों को हम खरीदना पसंद भी नहीं करते हैं। रेयन के रेशों में भी खास करके यही एक कमी देखने को मिलती है। रेयन का रेशा रगड़ने से गीली अवस्था में उसकी ताकत कम हो जाती है, मजबूती कम हो जाती है, तो जहाँ से आप रगड़ती हैं वहीं से वो रेयन का वस्त्र फट जाता है। आप सोचिए कि आप रेयन का सूट खरीद के लाए या साड़ी खरीद के लाए, आपने उसको पानी से धोया, और धोते समय आपने साड़ी के फॉल पर अपने ब्रश मारिए या हाथ से रगड़ा, और वहीं से अगर वो फट जाए तो आपको कितना दुख होगा। क्या आप उस तरह के वस्त्र खरीदना चाहेंगे? नहीं। तो
मतलब यह है कि अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता का गुण होना चाहिए रेशों में, और जब उन रेशों में गुण होगा तभी वो गुण वस्त्रों में आएगा। इसके बाद आता है विद्युत संवाहकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। मानवकृत रेशों में एक अवगुण है विद्युत संवाहकता का, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाती है। इसी कारण आप देखोगे कि जब हम पॉलिस्टर का कपड़ा पहनते हैं या सिंथेटिक का कपड़ा पहनते हैं, गर्मी में खास करके एहसास करोगे, बरसात के मौसम में एहसास करोगे, तो आपको चिड़चिड़ापन उत्पन्न होगा, आपकी त्वचा में खुजली मचने लगेगी, इरिटेशन होने लगेगा, आपकी त्वचा को सुखद अनुभूति नहीं होगी। जबकि कपास के रेशों में विद्युत संवाहकता जैसे अवगुण नहीं होते हैं, इसीलिए कपास से बने सूती वस्त्र चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, आप हर मौसम में पहनते हो। विद्युत संवाहकता के अवगुण होने के कारण जिन वस्त्रों में विद्युत संवाहकता का गुण है, वहां पर क्या होता है, स्थानीय रूप से इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाता है, विद्युत चार्ज उत्पन्न हो जाता है। और खास करके गर्मी में अगर आप सिंथेटिक साड़ी को खोल करके देखेंगे या सूट को उतारेंगे तो आपको चिड़चिड़ चिड़चिड़ की आवाज़ आएगी, उसमें से है ना चिंगारी जैसी दिखती है। आपको नहीं दिखती होगी, मुझे नहीं पता, पर मैंने तो ऐसा देखा है, और गर्मियों में खास करके ज़्यादा देखने को मिलता है। बरसात के दिनों में अगर सिंथेटिक वस्त्र आप पहनती हैं, मान लो आपका ब्लाउज सिंथेटिक वस्त्र का है या आप सूट आपका सिंथेटिक वस्त्र का है, तो जो एरिया आपका चिपका हुआ रहता है बॉडी से, जैसे कांख वाला एरिया है, तो यहाँ पर आपको यहाँ से जो पसीने निकलते हैं वो पसीने बाहर नहीं सूख पाते हैं, ये त्वचा और वस्त्र के बीच में फंस जाते हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसके कारण हमारी जो त्वचा है उसमें खुजली मचने लगता है, इरिटेशन हमें होने लगता है, और वैसा वस्त्र हमारे लिए सुखद नहीं होता है। तो ये विद्युत संवाहकता, जब भी हम मैनमेड कपड़े बनाते हैं, जब भी वैज्ञानिक बनाता है तो इस चीज़ को देखता है कि हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेशों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वैसा रेशा आप लेते हैं तो ठीक है, पर्दे में काम आ जाएंगे, दूसरी चीज़ों में काम आ जाएंगे, लेकिन जब ओढ़ने बिछाने या पहनने का योग्य वस्त्र होगा तब तो वो वस्त्र ज़्यादा मार्केट में बिकाऊ नहीं होंगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आता है अनम्यता, प्लायबिलिटी। प्लायबिलिटी से मतलब क्या है, जिस प्रकार से प्रत्यास्थता है, प्रतिस्कंदता का गुण होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी का गुण होना चाहिए, इसी प्रकार से रेशों में प्लायबिलिटी का गुण होना चाहिए, अनम्यता का गुण होना चाहिए, मतलब झुकने का गुण होना चाहिए। जब रेशे से धागे बनते हैं तो उनमें ऐंठन देना पड़ता है, अगर उनमें प्लायबिलिटी का गुण होगा तभी उनको ऐंठन देकर के उसको बट सकते हैं, धागा तैयार कर सकते हैं। और अगर धागा तैयार हुआ तो उससे जब हम वस्त्र तैयार करते हैं तो उसको बीम पर चढ़ाना पड़ता है, और बीम पर चढ़ाने के लिए जो ताना का धागा है या बाना का धागा है तो उसको खींचना पड़ता है, और बाने के धागे को बार बार ऊपर नीचे, बार बार ऊपर नीचे, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। अगर उसमें प्लायबिलिटी का गुण नहीं होगा, मान लो कि अब ये कलम है, इसको में प्लायबिलिटी का गुण है, देख रहे हो रिजिड है, बिल्कुल झुक नहीं रहा है, तो इससे कुछ हो सकता है, ऊपर नीचे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो आपके रेशे हैं उनमें झुकाव का गुण होना चाहिए, उसमें अनियमितता का गुण होना चाहिए, उसमें नमनीयता का गुण होना चाहिए, ताकि वो जब भी उसको हम धागे को ऊपर नीचे करें तो आसानी से वो धागा झुक जाए। प्लायबिलिटी आपको समझ में आ गया है। इसके बाद आता है ज्वलनशीलता, फ्लेमेबिलिटी। वस्त्र को हम देखते हैं कि जब भी हम वस्त्र को हम मार्केट में तैयार करने के लिए जिन रेशों का उपयोग करते हैं उसकी हम फ्लेमेबिलिटी भी देखते हैं, क्योंकि इंसान कपड़ा जब पहनता है तो केवल वो ऑफिस ही नहीं जाता है, उसे किचन में भी काम करना पड़ता है। कई लोग बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं। अगर रेशों में फ्लेमेबिलिटी का, ज्वलनशीलता का तीव्र गुण होगा तो जल्दी से वो आग पकड़ लेगा। मान लो गृहिणी हम हैं, अभी खाना बना करके हम यहाँ आए हुए हैं, अगर मेरी साड़ी जल्दी से आग पकड़ ले, मतलब थोड़ी सी आग पकड़ता है यहाँ पर और बुझ जाए तो आसानी से कोई भी आदमी उसको बुझा सकता है। लेकिन अगर जल्दी से वो आग पकड़ ले और पूरे शरीर में आग लग जाए तो वैसा कपड़ा मान्य नहीं होता है, मार्केट में वैसा नहीं चलता है, कंज्यूमर उसको नहीं खरीदता है, उपभोक्ता उसको लेना पसंद नहीं करता है।
क्योंकि अगर ज्वलनशीलता का गुण होगा जल्दी से जल्दी आग पकड़ लेगा और हमें आग से बचनी है। तो कैसे हम नापेंगे फ्लेमेबिलिटी को? रेशा को देखेंगे कि उसका क्या टाइम लगता है जलने में। जब हम उसको जलाते हैं तो उसको जलाने का कितना उसमें समय लगता है, इससे हमें फ्लेमेबिलिटी की जांच होती है। और ये आपका काम नहीं है, आपको रटने का काम है। आप देख लीजिएगा कि आग पर रखने से कितने देर में वो रेशा आग को पकड़ करके धू धू करके जलता है या पिघल पिघल के जलता है, टपक टपक के जलता है। जैसे कि मैंने आपको मैं एक और बताऊंगी, जब केमिकल टेस्ट हम करेंगे रेशों का कि किन रेशों में क्या जांच है, कैसे पता करोगे कि पॉलिस्टर है, कैसे पता करोगे कि कॉटन है, कैसे पता करोगे कि लिनन है। तो एक गुण उसका फ्लेमेबिलिटी का है, ज्वलनशीलता के आधार पर उसकी लॉ कैसी है, वो किस तरीके से जल रहा है, कितनी देर में जल रहा है, कितनी दूरी तक जला है, इन सारी चीज़ों का आधार पर उसकी हम जांच करते हैं। खास करके जो बच्चों के वस्त्र हैं, जो महिलाओं के वस्त्र हैं, जो कुक के वस्त्र हैं, वो उनमें ये देखी जाती है कि उसमें जो फ्लेमेबिलिटी का ज्वलनशीलता अवगुण है वो कम से कम होना चाहिए। क्योंकि गृहिणी को काम करना पड़ता है, बच्चे जनरली आग के पास चले जाते हैं, खेलते खेलते चले जाते हैं, या जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं उनको तो अग्नि अवरोधक वस्त्र ही तैयार करके उनको दिए जाते हैं, क्योंकि उनको आग बुझाने का काम करना पड़ता है। अगर आग से वस्त्र जल्दी से जल्दी जलने लगे तो वैसे वस्त्र को मार्केट में हम काम में नहीं लेते हैं, चाहे वो बेडशीट के रूप में हो, चाहे वो आपके तकिया के गिलाफ के रूप में हो, चाहे वो पर्दा के रूप में हो, चाहे कर्टन के रूप में हो, चाहे दरी के रूप में, चाहे किसी भी रूप में हो, वैसे वस्त्रों को हम कम से कम उपयोग में लेते हैं। तो ज्वलनशीलता आपको समझ में आ गया। इसके बाद आता है आपको कीट और जीवाणुओं का प्रभाव। एक इंपॉर्टेंट है आपका कीट और जीवाणुओं का प्रभाव। अक्सर आप बरसात के मौसम में देखते हो कि वस्त्रों पर कीट और जीवाणु है या फफूंद है, वो अक्सर लग जाते हैं। खास करके जब आप कपड़े को पानी में रख करके या गीली अवस्था में या नमी वाली अवस्था में उसको छोड़ देते हो तो उसमें फफूंद का आक्रमण हो जाता है। छोटे छोटे जो आपके कीड़े हैं वो उसको खाने लग जाते हैं। तो जब हम वस्त्र तैयार करते हैं उसी समय मानवकृत रेशों में, या जब हम फिनिशिंग करते हैं, जब हम परिसज्जा करते हैं, तो उस समय कीट और जीवाणुओं से बचाने के लिए इस तरह का केमिकल का यूज करते हैं जिसके कारण वस्त्र में ना तो कीड़े लगते हैं और न ही उन पर फफूंद का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जाने अनजाने नमी वस्त्र में रह जाती है। और कई जगह ऐसा है जहाँ पर ज़्यादा बारिश होता है, 4-4 महीने बारिश होती है, जैसे आसाम का चेरापूंजी है, या आपके राजस्थान में भी बांसवाड़ा वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर पानी बरसात के दिनों में काफ़ी होता है। तो वैसी स्थिति में अगर वस्त्र गीले रह जाएंगे और उनमें कीट खा जाएंगे वस्त्रों को, या जीवाणु उनको नुकसान पहुंचाएंगे, या फफूंद नुकसान पहुंचाएंगे, तो वैसे वस्त्र भी मार्केट में नहीं बिकेंगे। लोग क्यों लेंगे वैसा मार्केट से चीज़ नहीं खरीदेंगे ना, क्योंकि जल्दी से जल्दी उनका वस्त्र खराब हो जाता है। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, कीट और फफूंद का भी। नेक्स्ट आता है शोधक और साबुन का प्रभाव। हम जब वस्त्र को लेते हैं, पहनते हैं, यूज करते हैं, चाहे चादर हो चाहे कोई सा भी हो, वो कुछ समय के पश्चात गंदा हो जाता है, उनको धोना भी अनिवार्य होता है। तो धोने के लिए जनरली हम शोधक पदार्थों का यूज करते हैं, चाहे सर्फ हो या डिटर्जेंट हो, और साबुन का यूज करते हैं। अगर साबुन और शोधक पदार्थों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वस्त्रों पर और उसके कारण उसके रेशे निर्बल हो जाते हैं, या उसके कारण चमक उसकी खत्म हो जाती है, या उसके कारण उसके रंग निकल जाता है, तो वैसे वस्त्र भी हम काम में नहीं लेते हैं। तो जब भी मैन मेड वस्त्र बनाए जाते हैं, सिंथेटिक वस्त्र बनाए जाते हैं, तो उनमें ये शोधक और साबुन को सहन करने की क्षमता तो बेजोड़ होती है, अद्भुत होती है। लेकिन जो आपके नेचुरल फाइबर हैं, जैसे आपको मैंने बताया रेशम है, ऊन है, इनमें शोधक पदार्थों को सहन करने की क्षमता कम होती है। साबुन और सर्फ से ये ज़्यादा और जल्दी ही खराब हो जाते हैं। तब वहाँ पर हम क्या करते हैं, मृदु प्रकार के साबुन का उपयोग करते हैं और मृदु प्रकार का डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं। रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए
अगर घर में ही धोना है, ऊनी वस्त्रों को अगर घर में ही धोना है, तो हम ईजी जैसे चीज़ों का उपयोग में लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा शोधक और साबुन का उपयोग। इसके बाद आता है एक ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। AB रेशो में देखा जाता है कि वो ताप से किस प्रकार से प्रभावित होता है। अक्सर आप देखी होंगी जो सिंथेटिक कपड़े हैं, आपने पता नहीं किया है या नहीं किया है, मैंने तो 1-2 साड़ियाँ जला दी, 1-2 दुपट्टे जलाए हैं। जैसे ही उसको आयरन को हम गर्म करके उसके ऊपर चुन्नी के ऊपर रखा, आयरन से ही है ना, वो वस्त्र वहीं से चिपक जाता है जाके आयरन में, अब फफोले उठ जाते हैं, क्योंकि वो हीट को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो जब हम वस्त्र लेते हैं तो भी ये चीज़ भी देखते हैं कि उसमें ताप को सहन करने की कितनी क्षमता है, किस डिग्री टेम्परेचर पर इसको हम प्रेस कर सकते हैं, खास करके लिनन, कॉटन, ऊन, रेशम। क्योंकि जब हम वस्त्र निरंतर उपयोग में लेते हैं तो गंदा भी होता है, हम उसकी सफाई करते हैं, सफाई करने के दौरान तुड़मुड़ भी जाता है, उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं, तो उनको भी हटाना पड़ता है, तभी उसमें न्यूनेस आती है, चमक आती है, जीवंतता आती है और हमारे पहनने का योग्य होता है। तो हीट का इफेक्ट भी हमें देखना पड़ता है कि अगर मान लो कि बिल्कुल हल्की टेम्परेचर में अगर वो गलने लग जाए तो कैसे लोग प्रेस कर पाएगा। तो उसमें देखा जाता है, थर्मोस्टेटिक बनाया जाता है कि इतना डिग्री टेम्परेचर पर उसको सहन करेगा रेशा, तभी वो मार्केट में चलेगा, चाहे वो चुन्नी क्यों नहीं हो। इस प्रकार से मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स के बारे में आज आपको डिटेल्स जानकारी दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और जिन बच्चों को पीजीटी में नहीं हुआ है, टीजीटी में नहीं हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं हुआ है, या आप तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा एक दिन में तैयारी नहीं होती है। मैं बार बार कहती हूँ, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। आप सोचोगे कि फॉर्म अब निकल गया है, अब हम 2 महीना पढ़ाई कर लेंगे, 2 महीना में तैयारी कर लेंगे। बेटा ऐसा होता नहीं है, ऐसा तो बिरले लोगों का होता है, बहुत इंटेलिजेंट लोगों का होता है, पता नहीं किसका होता है, मुझे जानकारी नहीं है। क्योंकि मैंने तो निरंतर ही मेहनत किया है, दिन और रात मेहनत किया है, और जिसके कारण मैंने कोई भी परीक्षा 1 से 2 बार मैंने नहीं दिया है, चाहे इंटरव्यू हुआ हो या परीक्षा दिया हो। क्योंकि हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में बातें रहती हैं, बाहर निकलती नहीं है, और जब कभी भी उसको हम रिवाइज करते हैं तो बाहर आ जाता है। इस प्रकार से आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप मेहनत करते रहें और लगातार करते रहें। तब ठीक है, मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने के लिए इजाज़त, बाय बाय।